Hello class 10th ICSE students, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. My name is सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो कॉन्साइज बायोलॉजी बाय सेलिना पब्लिकेशन की है। ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो ICSE के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और लगभग दूसरी जो बुक्स हैं उसमें भी सेम कंटेंट है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के वो आप लोगों के लिए नए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार ये मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी तो ये चैप्टर आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इसके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या आना है, जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आना है। 3 लॉ हैं जो मेंडल्स ने दिए हैं, तीनों लॉज को आपको अच्छे से लर्न करना है। इसको लिखने के लिए इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है जो ऑफ डिजीज़ेस है, उसके बारे में हमको जानना है कि कौन कौन से डिजीज़ेस हैं जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के द्वारा आती हैं। सिलेबस में आपको मेन ध्यान देना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको देखनी है, जैसे कि जीन, एलील, हीट्रोजाइगस, होमोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, म्यूटेशन, वेरिएशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप्स, है ना। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, बेटा होगा या बेटी होगी, किस चीज़ पर निर्भर होता है, ये भी इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेस टू इंक्लूड हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ओनली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमको देखना है। ठीक है, हमको 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, किस तरीके से पेरेंट्स से बच्चों में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, बहुत अच्छे से बुक में समझाया गया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है। आप ध्यान से इस चैप्टर में बने रहें। वीडियो देखने के बाद चैप्टर एक बार अपनी बुक से ज़रूर रीड करना। इससे क्या होता है कि जो वीडियो में समझाया गया होता है वो बात अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है और आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस के जवाब आप खुद ही दे लेते हो। ठीक है ना, वीडियो सुनकर रख देना कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि वो तो ये बात हुई, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। अगर आपको किसी भी चैप्टर की थरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप कोई भी वीडियो सुनते हैं तो पहले उसको अच्छे ध्यान से सुनिए, फिर अपनी बुक से रीड करिए। अगर डाउट हो रहता है तो फिर से वीडियो को रीप्ले करिए और उस डाउट को क्लियर अपना करिए। और इस तरीके से आप जब 2-3 बार अपने चैप्टर को रीड करते हैं तो आपको चैप्टर करीब 90% आपका वो चैप्टर तैयार हो जाता है। फिर जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, डेफिनेशन वगैरह, वो लर्न करनी पड़ती हैं और आपने बस उसको लर्न किया और आपका चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। अगर इस प्रोसेस से अपनी तैयारी करोगे तो देखना आपको बहुत ही आसान आपको सभी सब्जेक्ट्स लगने लगेंगे। तो वीडियो को पहले ध्यान से सुनो और फिर अपनी बुक से चैप्टर को रीड करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। Whenever a child is born, the family members usually start comparing his appearance as to whom he or she resembles more. जब भी किसी भी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली आदत क्या होती है, बच्चे को देखते ही हमारी नानी दादियाँ बोलने लगती है, अरे ये बच्चा तो मम्मी जैसा लग रहा है, या पापा जैसे लग रहा है, या बुआ जैसा लग रहा है ना। उसको हम मिलाने, उसकी जो शक्ल है उसको हम एक दूसरे से मिलाने लगते हैं कि बेबी आखिर किस पर गया हुआ है। All this, although a matter of chance, is governed by certain laws. हालांकि ये तो चांस की बात है कि बच्चा पापा पे जाएगा कि मम्मी पे जाएगा या किसी और से रिजेंबल करेगा, लेकिन इसको जो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस आते हैं ना, ये कुछ लॉज के तहत आते हैं, जिस लॉज को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। राइट, This chapter presents some fundamentals of genetics including Mendel's law of inheritance as envisaged in the syllabus. तो इस चैप्टर्स में जेनेटिक्स के कुछ फंडामेंटल्स बताए गए हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें आप क्या पढ़ते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अपने आप में जेनेटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंट्रोडक्शन लेवल पे ये क्लास 10th में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं जेनेटिक्स के बारे में, और जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके बारे में बताया जाता है, जो कि सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपको उसको ध्यान से याद करना है और ध्यान से समझना है। In order to properly understand Mendel's law of inheritance given on page 29 and the sex-linked inheritance given on page 26, it is essential to know beforehand some basic aspects of genetics. इससे पहले आपको Mendel's law of inheritance समझ में आए और sex-linked inheritance के बारे में आप समझें। कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं जेनेटिक्स के, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जेनेटिक्स में, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब वो टर्म आएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ये क्या होते हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आए। और इनकी डेफिनेशन भी एज इट इज़ पूछ ली जाती है। वो पूछ लेते हैं कि डिफाइन फिनोटाइप,
डिफाइंड म्यूटेशन, डिफाइंड रेसेसिव कैरेक्टर या होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इन टर्म्स को हम जानेंगे ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। You will learn about the chromosomes, the genes and some very common hereditary traits in humans। इसमें थोड़ा बहुत आप क्रोमोसोम्स के बारे में, जीन्स के बारे में और कुछ कॉमन हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंसानों में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होते हैं, है ना। जैसे आंखों का रंग है, बाल का टेक्सचर स्ट्रेट है कि कर्ली है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। यू कैन डू सेवरल इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स इफ़ डिज़ायर्ड। फिर आप, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक, तो उसमें आप और रिसर्च करके और डीप में पढ़ सकते हैं। हम इस वीडियो में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही कवर करेंगे इसको, ठीक है। नाउ दो चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पहले जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है। आपको पता है सेल होता है, राइट। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पहले ये फ्लो अच्छे समझ लो। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान ही दिखते हैं। वैसे आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे क्योंकि इतना महीन होता है ना ये, कि आपको सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही ये विजिबल होता है। तो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और डीएनए में होता है आपका जीन्स। इस जीन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया कौन सी चीज़ कहाँ होती है। सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर है डीएनए और डीएनए के अंदर होता है जीन्स, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the study of transmission of body features, both similarities and differences from parents to offsprings and the laws relating to such transmission। Genetics वो study है जिसपे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से body features, भले ही similarities हो या differences हो, वो transfers होती है parents से offspring में। यहाँ पे offspring मतलब होता है child, बच्चों में किस तरीके से जो features होते हैं या जो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चे में। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, जेनेटिक्स में, ठीक है। एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन, और कौन से लॉज होते हैं जो इस ट्रांसमिशन को गवर्न करते हैं, किस लॉ के नियमों के आधार पर ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके बारे में भी हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से माँ बाप के जो फीचर्स होते हैं वो बच्चों में आते हैं, है ना, और किन नियमों के तहत वो ट्रांसमिशन होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं, राइट। तो आप देखते हो ना कि जैसे किसी बच्चे के जो बालों का टेक्सचर है वो माँ पे गया, चलो सपोज करो कि मम्मी के बाल कर्ली है तो बेबी जो हुआ उसके बाल भी कर्ली हुए, जबकि पापा के बाल स्ट्रेट थे लेकिन बच्चे के बाल कर्ली हुए। यानी कि माँ का जो है वो हेयर का टेक्सचर था, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ट्रांसमिट हो गया माँ से बच्चे में, है ना। उसी तरीके से सपोज करो कि अगर फादर की आँखों का रंग नीला है तो हो सकता है बच्चे की आँखों का रंग नीला हो जाए, तो वो एक कैरेक्टर है जो फादर से बच्चे में आ गया। तो इस तरीके से इन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, किन लॉज के तहत होता है, इसके बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, राइट। ग्रीगर मेंडल, एन ऑस्ट्रियन मॉन्क एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाता है, ये नाम याद रखो, एमसीक्यू में पूछ लेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रीगर मेंडल। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक है, एक मॉन्क थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और इन्हीं को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। मेन तो आपको ये याद रखना है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो द पर्सन इज ग्रीगर मेंडल। नाउ ग्रीगर मेंडल 1822 to 84 was born in a peasant family. He had his early education in a monastery and later he studied science and mathematics at University of Vienna. ग्रीगर मेंडल एक पीजेंट फैमिली में पैदा हुए थे और इनकी जो शुरुआती एजुकेशन थी वो एक मोनास्ट्री में हुई थी। आगे चल के इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में। He wanted to be a teacher but luck did not favor him and he failed in the examinations of teaching सर्टिफिकेट। हालांकि वो आगे चल के टीचर बनना चाहते थे लेकिन उनका लक ने उनका साथ नहीं दिया और टीचर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो फेल हो गए और उनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया और वो टीचर नहीं बन पाया। बट what he discovered later as a craze has made him a teacher of teachers। लेकिन आगे चल के जो इन्होंने खोज करी उन्होंने इनको टीचर ऑफ टीचर्स बना दिया, मतलब शिक्षकों का भी शिक्षक बना दिया। इतनी बड़ी खोज इन्होंने
जेनेटिक्स की फील्ड में कर डाली, है ना। तो कोई भी आपका हुनर किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर वो किसी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं। तो ये देखो, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको ज़रूरी नहीं आपका कोई एक सर्टिफिकेट आपकी वर्थ को नहीं बताता है। अगर ग्रीगर मेंडल ने उस वक्त अपना होप लूज़ कर दी होती तो क्या वो इतनी बड़ी खोज कर पाते, है ना। वो टीचर बनना चाहते थे लेकिन टीचिंग के एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट जिससे मिलता है उसमें वो फेल हो गया और वो टीचर नहीं बन पाए, जिसकी वजह से वो वापस मोनास्ट्री में आ गए और उन्होंने एक रिसर्च करी और जिसकी वजह से वो टीचर ऑफ टीचर्स कहलाने लगे, मतलब शिक्षकों के भी शिक्षक बन गए। इतनी बड़ी खोज उन्होंने कर डाली। He had returned to his monastery and spent the rest of his life एज एन अबॉट। मोनास्ट्री आके बाकी का सारा जीवन उन्होंने मोनास्ट्री में ही बिताया, वहीं वो पढ़ाई करते रहे, खोज करते रहे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो ज्ञान बांटते रहे और वो वहाँ के अबॉट यानी कि हेड बन के रहे। द मोनास्ट्री हैड अ लवली गार्डन विच सेटिस्फाइड हिज अर्ज टू अंडरस्टैंड सम सीक्रेट्स ऑफ लाइफ रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन फीचर्स इन गार्डन पी। ये याद रखो, उनकी मोनास्ट्री में गार्डन था, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। इन पेड़ पौधों में इनको स्टडी करके उन्होंने इनहेरिटेंस के कुछ फीचर्स के बारे में पता लगाया और जो पौधा उन्होंने चुना अपनी स्टडी के लिए वो क्या था, गार्डन पी, मतलब गार्डन में लगने वाला मटर का पेड़। ठीक है ना, मटर होती है ना, हरी मटर होती है, उसको तो गार्डन पी, ये याद रखना। पूछा जाता है कि कौन से पौधे पे उन्होंने स्टडी किया था, गार्डन पी पे उन्होंने स्टडी किया था। क्या कारण था कि उन्होंने गार्डन पी ही चुना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये भी पूछा जाता है, गिव 2 रीजंस व्हाई ही सिलेक्टेड गार्डन पी फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो उसके भी कारण है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो याद रखो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं, ग्रीगर मेंडल कहलाते हैं। जेनेटिक्स की डेफिनेशन याद रखो। तीसरा याद रखो कि गार्डन पी में इन्होंने स्टडी करी थी, उनके मोनास्ट्री में एक गार्डन था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन पेड़ पौधों को उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए पढ़ना शुरू किया और जिसके लिए उन्होंने मेन पौधा चुना गार्डन पी का। हिज फाइंडिंग्स आर नाउ कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इस रिसर्च में उन्होंने जो चीज़ पता लगाई उसको हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, उन्होंने जो इतनी सालों रिसर्च करी और जो भी उसका निष्कर्ष निकला उसको हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, राइट। 2 मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। आज की दुनिया में जेनेटिक्स का उपयोग 2 जगह हो रहा है। पहले कहाँ हो रहा है, पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो रहा है और दूसरी जगह हो रहा है जेनेटिक काउंसलिंग में। क्या होता है, बस इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बस समझना है। पूछ सकते हैं कि 2 मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। अगर उन्होंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो थोड़ा सा आप इसके 3-4 लाइनें जो आगे की हैं वो बता सकते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? Genetic engineering is a technique in which the genetic constitution of an organism, bacterium, is altered by introducing new genes into its chromosomes. Genetic engineering एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पेशली हम ये सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना छोटे ऑर्गेनिज्म में करते हैं, तो जैसे बैक्टीरिया उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हैं। किस तरीके से? जब उसके शरीर में नए जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसके क्रोमोसोम्स में जब हम नए जीन्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है और इसी को ऑल्टर मतलब बदल जाता है और इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टर करते हैं कुछ नए जीन्स उसके क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस कर। ठीक है, ठीक है, फिर से देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हैं नए जीन्स इंट्रोड्यूस करके उसके क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, उसके क्रोमोसोम्स में नए जीन्स डालते हैं जिसकी वजह से उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, The genetically modified organism thus produced is grown to multiply fast and the gene product is obtained in large quantity. जो भी genetically modified organism होता है जिसको हम GMO बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लो, GMO क्या? genetically modified organism है। इसको फिर हम क्या करते हैं, इसको फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो हमको जीन प्रोडक्ट मिला है वो लार्ज क्वान्टिटीज़ में मिल सके, राइट। फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही इस्तेमाल किया गया है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ये एग्जांपल पूछा जा सकता है कि किस सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया गया था विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप कह सकते हैं इंसुलिन को। द हार्मोन इंसुलिन वॉज द फर्स्ट सच प्रोडक्ट
the insulin producing gene of mammals has been successfully introduced in certain bacteria which have been made to produce it. कुछ बैक्टीरिया में वो जीन डाले जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, फिर इसको बड़ी मात्रा में बनाया और इस तरीके से इंसुलिन बनना शुरू हुई, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट क्या है, इंसुलिन। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग नाम से ही पता चल रहा है, काउंसलिंग यानी किसी को आप सलाह दे रहे हो, किसी को परामर्श दे रहे हो। तो जेनेटिक काउंसलिंग इज येट अनदर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट। न्यूली मैरिड कपल्स आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी अनडिजायरेबल ट्रेट विच देयर चिल्ड्रन माइट इनहेरिट। क्या होता है, जब एक यंग कपल अपना फैमिली को बढ़ाने की सोचते हैं कि हम मतलब एक बेबी को जन्म दें, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप कंसीव करने के पहले जेनेटिक काउंसलिंग करा लीजिए। उससे क्या होता है, जब जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं तो डॉक्टर्स उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में देखता है कि किस फैमिली में, चाहे वो लेडी हो या वो जेंट्स हो, उसकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है, कोई जेनेटिक रिलेटेड बीमारी तो नहीं है ना, ताकि वो अनडिजायरेबल ट्रेट बच्चों में ना आए, राइट। तो डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया, जिसको ब्लीडर डिजीज़ कहते हैं, विद अ टेंडेंसी टू ब्लीड फ्रीली फ्रॉम इवन अ स्लाइट वूंड। एक्चुअली कुछ बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने का खतरा होता है। तो जब भी कोई नया जोड़ा नए बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचता है तो उसको सलाह दी जाती है कि एक बार जेनेटिक काउंसलिंग भी करा ली जाए, अगर उनके परिवार में कोई भी ऐसी बीमारी है जो जनरेशन से चली आ रही है ना। उसमें एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि कुछ लोग उसकी फैमिली में हीमोफीलिया नाम की डिजीज़ से ग्रसित रहे, तो उनको बहुत ज़रूरी होता है इससे काउंसलिंग लेना, ताकि जब उनका जब बच्चा पैदा हो तो वो इस बीमारी से बच सके, है ना। तो एक्चुअल में हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं हल्का सा बता देती हूँ। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो ब्लड को क्लॉट होने दे, हमने देखा जब चोट लगती है तो हमको जैसे कट लगा तो उंगली से थोड़ा सा ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे ना तो थोड़ी देर के बाद वो ब्लड अपने आप से बंद हो जाता है आना, यानी कि ब्लड क्लॉट हो गया और ब्लड लॉस प्रिवेंट हो गया। लेकिन किसी किसी शरीर में क्या होता है, जिसको हीमोफीलिया की बीमारी होती है, उसको छोटी सी भी चोट लगती है और ब्लड उसका आना निकलना शुरू होता है, तो फिर ब्लड जो बहना है ना, ये बंद नहीं होता है, ये क्लॉट नहीं होता है, और उतनी छोटी सी चोट से काफ़ी सारा खून बह जाता है, जो कि कभी कभी जानलेवा हो जाता है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, है ना। तो इसके केस में जेनेटिक काउंसलिंग लेनी पड़ती है। उसी तरीके से एक थैलीसीमिया बीमारी है, बीच में काफ़ी ऐड आता था टीवी में थैलीसीमिया के बारे में, बच्चों में ये बीमारी आ जाती है थैलीसीमिया का। इसमें क्या होता है कि बच्चों के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और आपको पता है हीमोग्लोबिन ही मेन कॉन्टेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। अगर थैलीसीमिया की बीमारी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी खून में। जब खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर देखो, फिर तो बहुत सारी दिक्कत हो आएंगी, आपके ऑर्गन फेलियर्स का डर रहेगा, है ना। तो थैलीसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, बार बार उनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है उनके बॉडी में, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी पूरी की जा सके और ऑक्सीजन का कंटेंट उनकी बॉडी में बराबर बना रहे, ताकि बच्चा जो है एक नॉर्मल जीवन जी सके, है ना। लेकिन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलीसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। स्टेम सेल के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि ये नहीं पूछेंगे। फिर सिकल सेल एनीमिया भी एक बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से आती है। दूसरी एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल के शेप में आते हैं। वैसे जनरली जो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव होता है ना, इस तरीके से होता है, तो उसका सरफेस एरिया बड़ा रहता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब कर पाता है, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। लेकिन जब आपका जो आरबीसी है उसका शेप बाइकॉनकेव ना होकर इस तरीके से सिकल के शेप में हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। साथ साथ में ये क्या कहता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये स्टिफ हो जाता है ना, और बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है, ऑर्गन फेलियर का भी डर होता है, स्प्लीन को भी ये डैमेज कर देता है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है, इन तीनों को नाम याद रखो, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये जेनेटिक रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं। अगर उन्होंने आपसे एग्जाम्पल पूछा तो आप ये इन जेनेटिक डिजीज़ेज़ के 3 एग्जाम्पल्स याद रखो। प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन वो स्पेलिंग देखो, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, राइट। And sickle cell anemia with defective hemoglobin are examples of genetic diseases which can be prevented to some extent by proper genetic matching of the prospective parents. तो अगर
जो पेरेंट बनना चाहता है उनके प्रॉपर जेनेटिक मैचिंग किया जाता है, ताकि ये देख सकें कि आने वाले बच्चों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, है ना। तो इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी होती है। तो अगर आपसे वो पूछें कि मॉडर्न एप्लीकेशन बताओ जेनेटिक्स के, तो आप ये दो नाम लिख देना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक काउंसलिंग। क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक डिजीज़ के नाम लिखो, तो आप लिख देना हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। स्पेलिंग्स ध्यान से याद कर लेना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, राइट, नहीं तो उसमें भी नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी मतलब होता है जब जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसमिशन, जो वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में, तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, राइट। तो हेरिडिटी के सिंपल इस लिखोगे, द टर्म हेरिडिटी मे बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Now, the term heredity is rather old. For centuries, man has known that many characteristics are inherited in animals, domesticated ones as well as in humans, and that he could breed varieties of animals and plants with desirable qualities. हालांकि ये जो हेरिडिटी जो शब्द है ये बहुत ही पुराना है। काफ़ी सेंचुरी से हम जानते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं। भले ही आप ये जानवरों के केस में बात कर लो या इंसानों के केस में बात कर लो, आप देखोगे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जो हम पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, राइट। तो ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। दैट ही कुड ब्रीड वेराइटीज़ ऑफ, और इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स हो सकते हैं। भले ही वो देखने में आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन सिमिलर होते हैं, राइट। हम हूबहू अपने माँ बाप की तरह नहीं होते हैं, लेकिन हम मिलते जुलते हैं अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, अपने कज़न से। हमारी शक्लें, हमारी आदतें मिलती जुलती हैं। वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, राइट। नाउ लाइक बिगेट्स लाइक, इट मीन्स दैट यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। जैसे जो कैट होती है वो कैट प्रोड्यूस करेगी, डॉग नहीं, है ना। एक मैंगो सीड से मैंगो के ट्री बनेगा, एप्पल ट्री नहीं बनेगा। ह्यूमंस गिव बर्थ ओनली टू ह्यूमंस एंड नॉट टू एप्स, है ना। कितना भी हम बोले हैं कि जो हम लोग, हमारे पूर्वज मंकी रहे हैं, लेकिन इंसान जन्म हमेशा इंसान को ही देगा, मंकी को नहीं दे देगा, है ना। तो लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि हम हमारे जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। कैट एक कैट को ही जन्म देगी, कुत्ते को नहीं देगी, चाहे कितना भी वो कुत्ते के साथ खेल ले, है ना। उसी तरीके से मैंगो की सीड से मैंगो का ट्री बनेगा, एप्पल ट्री नहीं बन जाएगा। ह्यूमंस गिव बर्थ ओनली टू ह्यूमंस एंड नॉट टू एप्स. Even the curd bacteria which grow in milk undergo hundreds of generations each day and continue to produce the same type of bacteria and not of any different type. उसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, जो दही जमाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है, वो एक ही दिन में कितनी जनरेशन देख लेता है ना। एक ही दिन में कितने सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, और हर बार बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बनता है, फिर उस बैक्टीरिया से वही बैक्टीरिया बनेगा। मतलब हर बार इतनी जनरेशन आती है, हर बार एक बैक्टीरिया से दूसरा दही जमाने वाला बैक्टीरिया ही बनेगा, फिर दूसरे से तीसरा भी दही जमाने वाला बैक्टीरिया ही बनेगा। यानी कि कितनी जनरेशन्स एक दिन में आ जाती हैं बैक्टीरिया के, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे वो कौन से वाले होंगे? जो कि कर्ड मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो यानी कि ये बहुत सही चीज़ है कि लाइक बिगेट लाइक, अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता हर एक इंसान में और हर एक जानवर में होती है। लाइक बिगेट्स लाइक एंड येट द वेरिएशन, हालांकि हम अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नताएं होती हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमसे मिलते जुलते रहते ज़रूर होते हैं, लेकिन हूबहू हमारी कॉपी नहीं होते हैं, है ना। कुछ फीचर्स मम्मी के होते हैं तो कुछ फीचर्स पापा के होते हैं, यानी वो मिले जुले होते हैं। वो एग्जैक्ट ना मम्मी की कॉपी हो सकते हैं, ना एग्जैक्ट वो पापा की कॉपी होते हैं। यानी कि सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। All organisms, whether animals, plants or microorganisms, produce their own kind through reproduction, but the offsprings are never identical to their parents. Some difference, however so small it may be, is found in them. हर ऑर्गेनिज्म, भले वो एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है ना। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होता है, यहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज़ मत करना, है ना। जब ये सबसे चीज़ें लिखो तो ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज़ होता है।
जो ऑफस्प्रिंग होता है वो कभी भी अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं होता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, भले ही वो छोटे हों लेकिन वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। समझ में आ जाएगा ये बच्चा है और ये पेरेंट है। तो वेरिएशन इन पॉपुलेशन कैसे आती है, किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग्स as a species share many main characters or traits among themselves which identify the species Homo sapiens। ह्यूमन बीइंग्स एक ऐसी स्पीशीज़ है जो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, है ना। जैसे भले ही इंडियन हो या वो अमेरिकन हो या वो अफ्रीकन हो, हम सब के सब ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं। हम सब के सब कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस, है ना। भले ही हमारा कलर अलग होता है, हमारे फीचर्स अलग हो सकते हैं, हमारे बालों का कलर अलग हो सकता है, स्किन का कलर अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब कौन है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। आपस में कोई भी किसी से शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे। भले ही आप एक इंडियन अमेरिकन से शादी कर ले, एक अमेरिकन अफ्रीकन से शादी कर ले, एक अफ्रीकन किसी और से शादी कर ले, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है ना। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं। या द वेरियस रेसेस और ट्राइब्स लुक डिफरेंट इन सेवरल फीचर्स। हालांकि हम सबके सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके सब होमो सेपियंस हैं, लेकिन हम इन सारी रेसेस में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे मैंने बताया, स्किन का कलर डिफरेंट है, या हमारे फीचर्स डिफरेंट है, या हाइट डिफरेंट है, राइट। इवन विद इन द सेम रेस और ट्राइब द इंडिविजुअल मेंबर्स इन द पॉपुलेशन शो डिफरेंसेस। अगर हम इंडियंस की भी बात कर लें तो सारे इंडियंस हैं, लेकिन सारे इंडियंस की शक्लें अलग हैं, हाइट अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, राइट, फीचर्स अलग हैं, है। यहाँ तक कि अगर हम एक परिवार की भी बात कर लें तो अगर एक परिवार में 4 लोगों का परिवार है, माँ बाप हैं और 2 बच्चे हैं, तो वो दोनों बच्चे और माँ बाप सब चारों के चारों डिफरेंट होंगे। आप आराम से बता दोगे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है ना। वो एक दूसरे से मिलते जुलते तो लगेंगे, लेकिन उनमें अपनी डिफरेंसेस होंगे जिससे उनकी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। Further, the smallest unit of population is the family and their 2 members show differences in body features। तो एक फैमिली के अंदर भी आपको जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस दिखेंगे उनके बॉडी फीचर्स में। These small differences among individuals all are called variation। यही जो छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको लोगों के बीच में दिखते हैं, इन्हीं को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो अगर वेरिएशंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो these small differences अमंग इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड वेरिएशन। तो ये छोटी छोटी जो डिफरेंसेस दिख रही हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, भले ही वो एक अलग अलग रेसेस की हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के हैं, अलग अलग फैमिली के हैं, जो भिन्नताएं इनमें देखने को मिल रही हैं वही वेरिएशंस कहलाती हैं, राइट। द सेम इज़ ट्रू फॉर एनिमल्स ऑल्सो। तो ये तो इन्होंने ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दिया। अगर किसी भी एनिमल को आप उठा के देख लोगे, आप वैसे तो अगर आप दूर से देखोगे, डोमेस्टिकेटेड नहीं है अगर एनिमल, तो आप डिफरेंसेस उतने अच्छे से नहीं पहचान पाते हो। लेकिन अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप बहुत आराम से अपने पेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन कौन सा है। भले वो मिलते जुलते हो तो भी आपको अलग अलग पेट समझ में आ जाएगा कौन सा पेट कौन सा है। We keep pets like dog or cat and domesticate animals like cow or buffalo. There are so many breeds of each one of them and even in the same breed there are minor differences and variations among the individuals। तो इन जानवरों की बहुत सारी breeds होती हैं, लेकिन breeds में भी हाँ मतलब जो ब्रीड्स के अंदर भी विद इन अ ब्रीड, मतलब अलग अलग ब्रीड की तो गाय अलग अलग होंगी, लेकिन अगर एक ही ब्रीड की गाय है तो भी वो अलग अलग उसमें वेरिएशंस होंगे कि आप आराम से एक गाय में और दूसरी गाय में अंतर कर लोगे, राइट। तो ये तो हुआ वेरिएशन। तो जो भिन्नताएं आती हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में, वो वेरिएशंस कहलाते हैं। अब एक टर्म आता है कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है? एनी इनहेरिटेबल फीचर इज़ अ कैरेक्टर। कोई भी एक ऐसा फीचर जो कि इनहेरिट हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है, उसको हम कैरेक्टर कहते हैं। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। और उस कैरेक्टर का जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा, मतलब ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, वो ट्रेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बाल एक कैरेक्टर है, बालों का जो टेक्सचर है वो एक कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है। बच्चों के जो बाल होते हैं वो पेरेंट्स के से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या हुआ? बालों का टेक्सचर। ट्रेट क्या हुआ? बाल आपके स्ट्रेट हो सकते हैं या बाल आपके कर्ली हो सकते हैं, है ना। अगर पेरेंट का बाल कर्ली है और बच्चे का भी बाल कर्ली आया, यानी कि वो जो ट्रेट है वो ट्रांसफ़र हो गया, राइट। तो कैरेक्टर समझ गए, बालों का जो टेक्सचर था वो कैरेक्टर हुआ, और बाल कर्ली है कि स्ट्रेट है वो ट्रेट हो गया। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डेफिनेशन लिखोगे अगर कैरेक्टर और ट्रेट पूछे और एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाओगे
कभी भी कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन तो लिखा ही करो, साथ में एक सूटेबल एग्जाम्पल भी दिया करो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसको अच्छे से ये चीज़ आती है, राइट। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखा तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। हैबिट डालो कि डेफिनेशन साथ एक सूटेबल एग्जाम्पल भी आपको देना है ताकि आपका आंसर कंप्लीट माना जाए और एग्जामिनर को चांस ही ना मिले आपके मार्क्स कट करने का, राइट। नाउ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, we inherit thousands of characters from our parents, father and mother, who in turn had inherited them from their parents. हम बहुत सारे हज़ारों कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, या तो हमारे कैरेक्टर्स फादर से आए होते हैं या मदर से आए होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे माता पिता होते हैं उनको भी कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से मिले हैं और उनके पेरेंट्स को भी वो कैरेक्टर उनके पेरेंट्स, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए। Thus the family members, brothers, sisters, cousins tend to resemble one another. इसलिए एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, कज़न होते हैं, वो आपस में वो मिलते जुलते लगते हैं। तो हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रेड्स। तो कुछ कैरेक्टर्स और ट्रेड बताया गया है जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे कलर ऑफ द आइज़, आँखों का रंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है। ट्रेड क्या होता है, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या हो सकता है इस कलर ऑफ द आइज़ का, या तो आपकी आँखों का रंग ब्राउन हो सकता है या ब्लू हो सकता है। दूसरा जो कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है वो तो हेयर शेप होता है, जो कि मैंने दिया था कर्ली या स्ट्रेट, इसका ऑल्टरनेट फॉर्म है। आईब्रोज आपकी हैवी, बुशी या थिन हो सकती हैं। हेयर ऑन द मिडिल जॉइंट ऑफ फिंगर, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी उंगलियों के बीच में भी बाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी किसी को ये रोम की जो ग्रोथ होती है किसी किसी को नहीं भी होती है, तो बाल आते हैं किसी किसी की उंगलियों में। जैसे जो मेल्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको तो एकदम साफ साफ दिखते हैं उनकी उंगलियों के ऊपर बाल, लेकिन लड़कियों में किसी को दिखते हैं किसी को नहीं दिखते हैं। तो हेयर ऑन द मिडिल जॉइंट ऑफ फिंगर एक प्रकार का ट्रेट है और इसका एक प्रकार का कैरेक्टर है, और इसका ट्रेट क्या हुआ, या तो ग्रोथ होगी या ग्रोथ नहीं होगी। कलर विजन भी एक प्रकार का कैरेक्टर है और उसका ट्रेट क्या हुआ, या तो आपकी कलर विजन नॉर्मल है, मतलब आपको सारे कलर अलग अलग अच्छे से दिखते हैं, आप पहचान सकते हो हर कलर को। कुछ लोगों को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि वो रेड को ग्रीन देखते हैं और ग्रीन को रेड देखते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। टंग रोलिंग, कुछ लोगों की, अधिकतर लोगों की तो आप देखना जीभ बाहर निकालेंगे, उसको रोल करेंगे यू शेप में तो वो रोल हो जाती है, लेकिन कुछ 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जीभ निकालेंगे तो उनकी जीभ रोल नहीं रहती होती है, वो स्ट्रेट ही रहती है। तो टंग रोलिंग भी एक कैरेक्टर है और रोल होना और ना होना उसका ट्रेट है। हैंड यूज़ है ना, हैंड यूज़ तो बहुत ही कॉमन है। अधिकांश लोग राइट हैंडेड होते हैं, मतलब राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हैंडेडनेस भी होती है, मतलब बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्किन का कलर। एल्बिनिज्म क्या होता है, जब आपने देखा ना बहुत से लोग होते हैं जो बचपन से ही पूरी स्किन में उनका कोई ब्राउन पिगमेंट ही नहीं होता है, एकदम वाइट होते हैं, उनके बाल भी गोल्डन होते हैं, मतलब कलर, मतलब उनकी स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट ही नहीं है। इस बीमारी को कहते हैं एल्बिनिज्म, टोटल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट इन द स्किन। और नॉर्मली जो हम लोग होते हैं उनकी स्किन ये लाइट या डार्क हो सकती है ना, हम लोग वाइट, ब्राउन या डार्क ब्राउन स्किन के हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है कि उनकी स्किन में कलर ही नहीं आता है, यानी कि वो एकदम वाइट दिखते हैं, है ना। उनके जो बाल होते हैं वो भी एकदम गोल्डन होते हैं और ब्राउन पिगमेंट नहीं दिखता, वो अलग तरीके से वो होता है, मतलब फेयर नहीं है, वो उनकी स्किन वाइट है, मेलानिन पिगमेंट नहीं है, तो उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। तो स्किन कलर भी एक कैरेक्टर हो गया और एल्बिनिज्म या नॉर्मल क्या हो गया, उसके ट्रेड। ईयर लोब, हमारा जो बाहर का कान का जो पिन्ना होता है ना, अधिकतर आप देखना नीचे का जो पार्ट होता है जहाँ पे आप बालियाँ पहनते हो वो ईयर लोब कहलाता है, वो फ्री रहता है। लेकिन किसी किसी में आप नोटिस करना जो ईयर लोब होता है वो फेस से चिपका हुआ होता है, यानी कि अटैच रहता है। उसी तरह के लिप्स का कुछ किसी जो ओंठ होते हैं मोटे मोटे होते हैं और किसी के पतले पतले होते हैं। अगर आपने देखा होगा अफ्रीकन्स में और अमेरिकन्स में कंपेयर करोगे तो आपको अफ्रीकन्स के जो लिप्स है वो आपको थिक दिखेंगे, जबकि अमेरिकन्स के जो लिप्स होते हैं आपको थिन दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम मतलब सोच सकते हैं दिमाग में कि हाँ ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। RH ब्लड ग्रुप, अधिकांश लोग तो RH पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग RH नेगेटिव भी होते हैं। तो RH ब्लड ग्रुप भी एक प्रकार का कैरेक्टर है और उसके ट्रेट होते हैं RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम में इसको MCQ के रूप में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या यस नो के ट्रू एंड फॉल्स के रूप में पूछ सकते हैं। तो जितना हमने पढ़ा है उसकी एक प्रोग्रेस चेक करते हैं, कितना आपको समझ में आया, ट्रू एंड फॉल्स है। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी आर द सेम थिंग, तो ये फॉल्स आएगा। जो जेनेटिक्स तो स्टडी है जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन हेरिडिटी मतलब ही होता है
कैसे तुम्हारे जो फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र हो जाए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स आएगा। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। हेरिडिटी इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का हिस्सा है हेरिडिटी, ठीक है। नाउ लाइक बिगेट्स लाइक, दिस अप्लाइज ओनली टू एनिमल्स, फॉल्स। हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ अप्लाई होता है। मैंगो से मैंगो का ट्री आएगा, है ना, इंसान से इंसान ही बनेगा, और जानवर से जानवर ही बनेगा, मतलब कैट से कैट बनेगा, डॉग से डॉग बनेगा, राइट। तो ये हर ऑर्गेनिज्म में, हर उसमें लागू होता है, सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी लागू होता है। द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन शोज वेरिएशन, ट्रू, है ना, सारी पूरी पॉपुलेशन वेरिएशन शो करती है, यस। नाउ नहीं, द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन शोज वेरिएशन, यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये फॉल्स भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्यून्स होते हैं उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको मैं चेक करके इसका आंसर बताऊंगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन्स आर एस्टेब्लिश्ड जेनेटिक ट्रेट्स, टिक मार्क, मतलब अभी हमको एक लिस्ट दी गई थी ना कि ये चीज़ें जेनेटिक ट्रेट में है, तो उसको उसके हिसाब से हम उस पर टिक मार्क करेंगे कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो जेनेटिक ट्रेट्स के अंदर आते हैं। जैसे कैपेसिटी टू बी अ गुड क्रिकेटर, ये जेनेटिक ट्रेट है? नहीं, ये तो भैया आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं बनेगे, तो ये कोई जेनेटिक ट्रेट नहीं है। कर्ली हेयर, हाँ ये जेनेटिक ट्रेट है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। लेफ्ट हैंडेडनेस, हाँ ये भी जेनेटिक ट्रेट है। क्वालिटी ऑफ वॉइस, ये नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, ये एक जेनेटिक ट्रेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितना पढ़ा उसकी एक प्रोग्रेस चेक हमने क्विकली कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं अब, क्रोमोसोम्स द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। तो जैसे मैं आपको सीक्वेंस तो पहले बता चुकी हूँ कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस आएगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे जो कि सिर्फ आपको सेल डिवीजन के दौरान दिखेंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा और डीएनए के अंदर आपको जीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल व्हेन सेल न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड। ये मैंने बोला ना, क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। फोटोग्राफ्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस कैन बी टेकन थ्रू अ हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप। तो बहुत तेज माइक्रोस्कोप से हम डिवाइडिंग स्टेज के सेल्स को देख सकते हैं, फिर आपको न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स अलग अलग उसमें दिखेंगे। These photographs are used for artificially arranging the chromosomes according to their size and shape on a chart, karyotype। फिर उनके शेप और साइज के हिसाब से हम एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं क्रोमोसोम्स का, कि कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम का शेप क्या है, साइज़ क्या है। इस चार्टिंग को क्या कहते हैं? कैरियोटाइप, ठीक है। वन सच ह्यूमन कैरियोटाइप इज शोन बिलो। तो एक इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो कैरियोटाइपिंग में हम क्या करते हैं? कैरियोटाइपिंग में हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें अलग अलग शेप साइज़ के क्रोमोसोम्स को हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट देख रहे हो ना, ये कैरियोटाइप दिखा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो देखो पहला वाला ऐसा दिखता है, पहला पेयर ऐसा लगता है, फिर दूसरा ऐसा दिखता है, तीसरा ऐसा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से सारे आपने देखने को मिला है, ठीक है। द ह्यूमन क्रोमोसोम्स अरेंज इन पेयर्स इन ऑर्डर ऑफ द साइज एंड शेप, कैरियोटाइप। उनके साइज और शेप के हिसाब से पेयर्स में इनको अरेंज किया, आपने देखा जोड़े में अरेंज है सारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्टली विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ही ये अच्छे से साफ साफ दिखाई देते हैं। ईच क्रोमोसोम्स इज स्प्लिट इनटू 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइंड बाय अ स्मॉल सर्कुलर डॉट लाइक सेंट्रोमियर। दोनों क्रोमोसोम्स बीच में जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा, है ना। एक क्रोमोसोम ये, दूसरा ये जुड़ा हुआ कहाँ है? बीच में, सेंटर में, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल होते हैं, उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड ईच बॉडी सेल हैज़ द सेम नंबर। और जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स होंगे उसके पास उतने ही क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। यानी कि हर स्पीशीज़ में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, हर सेल के अंदर वो फिक्स होता है। जैसे कि आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। अगर वो 45 हुए या 47 हुए, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा, फिर वो ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखो। द क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज एंड ईच बॉडी सेल्स हैज द सेम नंबर। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स।
सम क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सम अदर कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और भी कुछ कॉमन प्लांट्स और एनिमल्स के नंबर्स बताएं। कभी कभार इसको पूछ लेते हैं। बेसिकली आपको ह्यूमंस का याद रखना है कि ह्यूमंस के 46 होते हैं। एस्कैरिस का बताया कि 2 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं इसके हर एक सेल में। अनियन में 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हर एक सेल में। मेज में 20, लायन में 38, टाइगर में 38, डोमेस्टिक कैट में 38, फिर माउस में 40, ह्यूमंस में 46, गोरिल्ला 48, पोटैटो 48, मंकी 54, डॉग 78, चिकन 78, क्रेफिश 200 एंड कुछ इंसेक्ट्स में 1000 से भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो कि हर एक स्पीशीज़ का के सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग का याद रखो, ह्यूमन बीइंग के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये जो क्रोमोसोम्स होंगे हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। तो 46 के पेयर बनाओ तो 46 यानी कि 23 पेयर्स बन जाते हैं, है ना, क्योंकि 23 के जोड़े 23 इंटू 2 करोगे तो 2 3 जैसे 2 2 46। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 जोड़ों में 23 पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। वंस अगेन लुक एट द अबव लिस्ट केयरफुली। इन ईच ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम्स अकर्स इन इवन नंबर्स, है ना, सबका जो नंबर है अभी आपने देखा जितने भी क्रोमोसोम्स के नंबर इवन हैं, 2, 16, 20, 38, 38, 38, 40, 46, कहीं भी आपने ऑड नंबर नहीं देखा है ना। आपने 47 या 45 या 39 ऐसे ऑड नंबर्स नहीं देखे हैं, आपने सब में इवन नंबर्स देखे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। Once again look at the above list carefully. In each organism the chromosomes occur in even numbers. This is so because they always occur in pair. तो ये लाइन याद रखो, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। Thus in humans the 46 chromosomes are present in 23 पेयर्स। यहाँ पे दिख नहीं रहा है साफ, तो 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में अरेंज रहते हैं, राइट। 23 पेयर्स में अरेंज रहते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, कि 23 को 2 करोगे तो 46 आ जाएगा। The 2 chromosomes each pairs are similar in size and shape and are derived as one each from the 2 parents. जैसे ये एक पेयर ये है तो इसके दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे इसका शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, एक मदर से मिला होगा, एक फादर से मिला होगा। ऐसे दूसरा जोड़ा अगर आप देखो दोनों का शेप सेम है, साइज सेम है, एक मदर से आया एक फादर से आया। ये वाला को देखो दोनों का शेप से एक सेम होगा, साइज सेम होगा, एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। तो इन्होंने बोला द 2 chromosomes of each pairs are similar in size and shape and are derived from each parent from the two parents. These identical chromosome pairs are called homologous chromosome. तो ये एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमो मतलब सेम, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम जिनका शेप और साइज एक जैसा है उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या लिखोगे, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज वन फ्रॉम ईच पेरेंट। हर एक पेरेंट से मिलने वाला सेम शेप और सेम साइज का जो क्रोमोसोम्स का जोड़ा होता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक जैसे शेप और एक जैसे साइज का दिखने वाला जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है जो हमको पेरेंट्स से मिलता है उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये डेफिनेशन को एज इट इज़ आप लिख देना, राइट। यहाँ तक आई होप क्लियर है। नाउ द 2 मेन कैटेगरीज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। अब दूसरी चीज़ आपको ध्यान देने की बात है वो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इन फिगर 3.1 यानी कि ये वाली फिगर में you would notice that each one of the chromosomes pair number 1 to 22 has identical chromosomes and these are categorized as autosomes. आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हो कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ तक 1 से लेके 22 तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो देखने में एक जैसे आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। तो ये 1 से लेकर 22 तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर है, फीमेल के केस में ये वाला और मेल के केस में ये वाला, ये दोनों ही 23rd पेयर बता रहे हैं। अगर फीमेल होगी तो वो क्रोमोसोम्स इस तरीके का होगा और मेल होगा तो उसमें वो 23rd पेयर ऐसा होगा। ये जो लास्ट वाला जो पेयर होता है 23rd पेयर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। बट द 23rd पेयर इज डिफरेंट and its chromosomes are called sex chromosomes which are designated as X and Y। ठीक है, तो
ह्यूमन बीइंग के फर्स्ट से लेके 22 पेयर तक क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, राइट। इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, फीमेल के केस में ऐसा लिखता है और मेल के केस में ऐसा दिखता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और ये क्रोमोसोम बाकी ऑटोसोम से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो इसका जो जोड़ा है उसके भी नाम होते हैं। एक को एक्स बोलते हैं, फीमेल के केस में दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, जबकि मेल के केस में एक को हम एक्स बोलते हैं और दूसरे को हम वाई बोलते हैं, which are designated as X and Y. The XX pair with similar partners is found in females, whereas the XY pair with dissimilar partners is found in males. Males में हमको dissimilar pair, ये देखने में अलग है ना, एक लंबा एक छोटा है, तो छोटे वाले को Y बोलते हैं और बड़े वाले को X बोलते हैं। मेल में ये dissimilar pair जोड़ा जो होता है वो देखने में dissimilar यानी कि डिफरेंट होता है, जबकि फीमेल के केस में जो जोड़ा होता है वो सेम होता है और इसको XX बोलते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो जो 23rd पेयर क्रोमोसोम का होता है फीमेल के केस में, वो दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों को हम XX बोलते हैं। इनका शेप भी एक जैसा है और साइज़ भी एक जैसा है। लेकिन मेल के केस में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो देखने में वो जोड़ा अलग अलग होता है। उसमें से जो लंबा वाला होता है उसको X बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको Y बोलते हैं। द XX पेयर, तो ये याद रखना, फीमेल के केस में XX पेयर होता है, फीमेल में, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। फीमेल में जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है वो XX होता है, और मेल में जो क्रोमोसोम का जोड़ा होता है वो XY होता है, ठीक है। द XX पेयर विद सिमिलर पार्टनर्स इज फाउंड इन फीमेल्स, whereas XY pair with dissimilar partners is found in males. The Y chromosome of male is much smaller than the X chromosome. Y chromosome X chromosome की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको एकदम बड़ा करके देखोगे तो इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। तो जो X क्रोमोसोम होगा ऐसा लंबा सा होगा, जो Y क्रोमोसोम होगा वो छोटा सा होगा, ठीक है। ये दोनों क्रोमैटिड्स हैं, बीच में जहाँ जुड़े हुए हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो इसके केस में सेंट्रोमियर लगभग सेंटर में आ रहा है, जबकि इसके केस में जो सेंट्रोमियर होता है वो टॉप में रहता है। द टू ह्यूमन मेल सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y शोइंग द क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमियर इन ईच केस, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आपको पहले याद रखना है जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर कांस्टेंट होता है हर एक सेल में, हर एक स्पीशीज़ में। ह्यूमंस का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 43 होता है। क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए 46 होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे प्लांट्स में हो, हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर्स में यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इंसानों में जो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको जोड़ों में डालोगे तो 23 पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स देखने में साइज शेप में सेम होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर जो होता है, जो 23rd पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स उसको कहते हैं। जो 23rd पेयर होता है इसमें भी मेल में ये डिफरेंट होता है और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में ये जो दोनों पेयर होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको X और Y से रिप्रेजेंट करते हैं। जब फीमेल में दोनों पार्टनर एक जैसे होते हैं उनको XX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन सन और डॉटर। बच्चा, जो आने वाला बच्चा है वो बेटा होगा या बेटी होगा, ये कैसे पता चलता है और किस पे निर्भर करता है। पुरानी रूढ़िवादी सोच को देखा जाए तो अगर किसी भी फैमिली में ज़्यादा बेटियां होती हैं, बेटियां ही बेटियां बार बार पैदा हो रही होती हैं, तो उसके लिए माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि ये सिर्फ बेटियां पैदा कर रही हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो बेटा होगा या बेटी होगा, ये इसका जो कारण होता है वो फादर होता है, मदर नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा कि जो 23rd पेयर होता है फीमेल की केस में, वो जो पेयर होता है वो सेम होता है, यानी कि XX होता है। लेकिन जो मेल होता है उसमें जो ये पेयर होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि XY होता है।
तो बेटा होगा या बेटी होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, क्योंकि फीमेल तो एक जैसे ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेल उसको बेटा या बेटी में कन्वर्ट कर सकता है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइजेज द एग। किस प्रकार के स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया उस पर डिपेंड करता है कि बेटा होगा पैदा या बेटी। किस प्रकार के स्पर्म ने एग्स को फर्टिलाइज किया उससे पता चलता है कि सन होगा कि डॉटर होगी। ठीक है, सन होगा कि डॉटर होगी, राइट। द एग कंटेन्स ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। एग दो, फीमेल तो एक्स ही बना रही है, एक्स क्रोमोसोम्स ही है, तो उसके एग में भी क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम ही होगा। बट हाफ ऑफ द स्पर्म रिलीज इनटू फीमेल आर एक्स बियरिंग एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ आर वाई बियरिंग। लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आधे 50% होते हैं एक्स बियरिंग जिसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और 50% होते हैं जिसमें वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अब इस एग को एक्स वाले ने फर्टिलाइज किया या वाई वाले ने फर्टिलाइज किया, इस पर डिपेंड करेगा कि बेटा होगा कि बेटी, राइट। फिर से सुनो, कन्फ्यूजन नहीं करना, हमको ये देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा सन या डॉटर का। आपको पता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम यानी कि जो 23rd पेयर है, मेल के केस में ये डिफरेंट होता है और फीमेल के केस में ये सेम होता है ना। तो मेल जो होता है वो दो प्रकार के स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। 50% स्पर्म में एक्स नाम का क्रोमोसोम जाता है और 50% स्पर्म में वाई नाम का क्रोमोसोम जाता है। जबकि फीमेल के जो जितने भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब 100% जो एग प्रोड्यूस होता है फीमेल के केस में, वो क्या होता है? एक्स का ही होता है। 100% है एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रोड्यूस होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले एग ही प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ये एग तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज हुआ, मतलब ऐसे इसको फिर से सुनो, कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको देखो क्या है। आपने देखा सेक्स क्रोमोसोम्स है मेल के केस में और फीमेल के केस में। फीमेल के केस में जो तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट, मेल के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है, एक्स और वाई होता है। जबकि फीमेल के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स ही होता है, मतलब दोनों सेम होते हैं। यानी कि जो मेल होता है वो दो प्रकार के स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। 50% स्पर्म्स में एक्स नाम का क्रोमोसोम होता है, जबकि नेक्स्ट 50% स्पर्म्स में वाई नाम का क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो फीमेल एक्स प्रोड्यूस करती है उसमें सभी के सभी में तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। नाउ देखो, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग। द एग कंटेन्स ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम्स। एग कंटेन्स ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, जो कि हमने ये लिखा। बट हाफ ऑफ द स्पर्म्स रिलीज इनटू द फीमेल आर एक्स बियरिंग। लेकिन जो तुम्हारे आधे स्पर्म्स जो फीमेल में रिलीज़ किए उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, और रिमेनिंग हाफ में क्या होता है? 50% होता है। इट इज़ सिंपली अ मैटर ऑफ चांस एज टू विच कैटेगरी ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ने एग को फ्यूज़ कर दिया तो जो बनेगा वो क्या बनेगी? डॉटर। लेकिन वाई वाले स्पर्म ने अगर एग को फ्यूज़ कर दिया तो क्या बनेगा? सन बनेगा, राइट। इफ द एग एक्स is fused by X bearing sperm, the resulting combination is double X, that is female type, and the child produces female यानी कि daughter। तो अगर X वाले sperm ने egg को फ्यूज कर दिया है तो जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या आएगी? फीमेल यानी कि डॉटर। लेकिन अगर Y वाले स्पर्म ने X वाले एग को फ्यूज कर दिया तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? सन बनेगा, राइट। तो इस तरीके से डिटरमाइन होता है। तो आपको इससे इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बेटा होगा या बेटी होगी वो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मेल्स जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मेल्स के पास दो अलग अलग वैरायटी के क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल के पास तो एक ही वैरायटी का क्रोमोसोम होता है। उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके तो 100% जो एग होगा उसमें एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाएगा, वो और प्रकार का क्रोमोसोम बना ही नहीं सकता है। लेकिन मेल जो होता है वो 50% उसके स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं और 50% उसके स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम हो सकते हैं। अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले एक्स से फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो एक्स यानी कि डॉटर बनेगी। लेकिन अगर वाई वाला क्रोमोसोम एक्स वाले से फ्यूज़ हो जाएगा तो एक्स वाई बन जाएगा और ये सन बन जाएगा, राइट। तो इफ द egg X is fused by X bearing sperm, the resulting combination is double X, that is female type, and the child produces female यानी कि daughter।
और इफ द एग एक्स इज फ्यूज बाय वाई बियरिंग स्पर्म द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज एक्स वाई, दैट इज मेल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चाइल्ड प्रोड्यूस इज अ मेल सन। तो ये ऐसे ही इसको याद करना है। देखो इसको डायग्राम से समझाया है, सन है कि डॉटर, जस्ट मैटर ऑफ चांस है। मेल है, मेल में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना, ये टेस्टीज में है, राइट। तो ये वाई वाला है, मियोसिस में इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ और ये एक्स और वाई में तब्दील हो गया, ठीक है ना। तो आप समझ लो ये स्पर्म को इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, इस तरह ये शेप होता है स्पर्म का। तो ये एक्स वाला स्पर्म है और ये वाई वाला स्पर्म है, यानी कि ये स्पर्म में जो क्रोमोसोम है वो एक्स है और इस स्पर्म में जो क्रोमोसोम है वो वाई है, ठीक है। अब ये फीमेल की ओवरी में से एग्स प्रोड्यूस हुए, राइट, ये एग्स प्रोड्यूस हुए तुम्हारे। अब ये वाला एग, तो ये एग है, तो एग के अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही है। अब एग का एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स वाले स्पर्म से फ्यूज़ हो गया, अगर ये एक्स और एक्स मिल गए तो क्या एक्स एक्स बनेगा और जाइगोट क्या हो जाएगा, डॉटर रहेगी। लेकिन अगर ये वाला एग वाई वाले स्पर्म से फ्यूज़ हो गया तो एक्स वाई क्रोमोसोम बन जाएगा और क्या हो जाएगा, सन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बताया है। तो जितना हमने पढ़ा है उसका प्रोग्रेस चेक हम करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच बॉडी सेल्स इन ह्यूमन, कितने पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, अभी हमने पढ़ा 23 पेयर्स होते हैं, राइट। पेयर्स पूछे तो 23 लिखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर पूछे तो 46 लिखना। एनी 2 एनिमल्स हैविंग 19 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बताओ ऐसे 2 कोई एनिमल्स के बारे में जिसमें 19 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, फाइंड आउट करो, बताओ। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स ऑफ ह्यूमंस, कितने पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, 22 होते हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, क्योंकि 23rd पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। A certain couple got only 4 daughters in a row and no son. Does it mean that the husband does not produce Y-bearing sperm? Explain. एक कपल है, उनकी 4 बेटियां हुई, एक भी बेटा नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि हस्बैंड के पास क्या वाई बियरिंग स्पर्म नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैटर ऑफ चांस ही होता है। हर बार उसका जो एक्स बियरिंग स्पर्म था ना, वो एक्स बियरिंग एग से फ्यूज़ हो गया, वाई वाले स्पर्म को चांस ही नहीं मिला। अगर वाई वाले स्पर्म को चांस मिल जाता तो उसका बेटा हो जाता, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास वाई वाला क्रोमोसोम नहीं था, ठीक है ना, उसके पास वाई बियरिंग स्पर्म्स थे, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि हर ही बार में उसका एक्स वाला क्रोमोसोम ही एक्स वाले एग से फ्यूज़ हुआ और उसकी बेटी पैदा हुई, राइट। इसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो रहा है। तो ये हम कवर करेंगे और प्लांट का पार्ट कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रीड कर लो, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू।